तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है और जैसा कि अपने क्लास 10th के जो क्लासरूम वाले बच्चे हैं उनका कहना था कि सर 12th का वीडियो डाल रहे हो, हमारे 10th का वीडियो आप डाल नहीं रहे हो, तो मैं तुम लोगों के लिए भी फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी फिजिक्स के जो भी चैप्टर है, तो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, हर जगह 10th इसी चैप्टर से स्टार्ट होता है फिजिक्स में, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कंटिन्यू मैं वीडियो 10th के वालों के लिए भी डालूंगा, तो तुम लोग देखना इसमें, है ना। तो देखो, इसमें सबसे पहले बात आती है चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ की बात करेंगे वो होता है चार्ज। अब ये चार्ज भैया होता क्या है, तो देखो, चार्ज बेसिकली मास का, मैटर का प्रॉपर्टी होता है। जहाँ भी मास होता है वहाँ चार्ज होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि चार्ज इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मास। अब इससे क्या होता है, तो इसके कारण जब उस चार्ज को हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैं और चर्चा करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, अभी सिंपल सुनो, जहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर कोई चार्ज को रखे तो जिसके कारण वो फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसमें आगे बढ़ता हूँ। इट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मास, ड्यू टू which it experience electromagnetic force, सीधा लिख दो, it experience force when placed in इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक डेफिनेशन है, इसमें थोड़ा समझ रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा, अभी धीरे धीरे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं इसको और क्लियर करूँगा। फिलहाल डेफिनेशन, हमें कंप्लीट डेफिनेशन और एक अच्छा डेफिनेशन लिखना था चार्ज का, सो मैंने लिखा। अब बात करते हैं ये चार्ज के बारे में और डिटेल। ये चार्ज आता कहाँ से है, आखिर ये चार्ज होता कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, समझ गए। तो देखो, हम लोग जानते हैं ना, हमारा यूनिवर्स के अंदर कुछ भी, कोई भी मैटर है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसका सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है ना, सबसे छोटा जो जिस चीज़ से वो बना है वो एटम है ना। तो इसमें देखो, कोई भी मैटर हो पूरे यूनिवर्स के अंदर, वो किस चीज़ से बना होता है, एटम से। हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, चार्ज के पास, कि ये चार्ज पाया कहाँ जाता है, बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ है, वहाँ पे पहुँच रहे हैं ना। तो मैटर बना है एटम से, तो हम एक मैटर के बिल्कुल अंदर जाके एक एटम को देख रहे हैं। अब उस एटम को देखो, तुमने देखा होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटम कैसा दिखता है भैया। तो देखो, ये गोल स्फीयर होता है, जिसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये तुम्हें पता है। और एक एटम का सारा मास इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। इस न्यूक्लियस के चारों ओर कौन से घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं ऑर्बिट पे। तो एक एटम के अंदर कौन कौन पाया जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज़ें उसके अंदर पाया जाता है। तो अब देखो, ये प्रोटॉन जो है ना, यही प्रोटॉन चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये इलेक्ट्रॉन, अब तुमने पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो प्रोटॉन है तुम्हारा, मास ऑफ प्रोटॉन, मैं अगर लिखूं मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। अब देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रोटॉन होता है प्लस नेचर का। चार्ज कितने टाइप के हुए भैया, चार्ज देखो दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कई लोग बोलते हैं चार्ज 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, जो कि बिल्कुल गलत है। न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल होता है, वो चार्ज नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज। अब देखो, कोई भी चार्ज बॉडी है या कोई भी मास है, समझ गए, कोई भी मास है तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होगा ही। तो प्रोटॉन का होता है पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज, समझ गए। अच्छा, मैग्नीट्यूड बाई, अब देखो चार्ज की बात करें, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, है ना। देखो ध्यान से, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, है ना। और ये दिस इज चार्ज, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा चार्ज का, तो एक साइंटिस्ट थे कूलम, उनके नाम पे कैपिटल C लिखते हैं चार्ज का ऐसा यूनिट। सॉरी, कूलम का स्पेलिंग देख लो, COULOMB, कूलम्ब, समझ गए। तो चार्ज
चार्ज क्या हुआ ये हम लोग समझ गए, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव ये समझ गए। अभी और इसमें डिटेल में डिस्कस करूंगा। चार्ज पाया कहाँ जाता है, कहाँ से चार्ज आया, तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बेसिकली चार्ज के ओरिजिन वही होते हैं। उसके बाद चार्ज को डिनोट किस चीज़ से करते हैं, क्यू से। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। इतनी बातें क्लियर सब लोगों को। चलो आगे देखते हैं अब फिर, ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और इधर आते हैं हम लोग, अब समझते हैं पॉजिटिव निगेटिव। अब देखो, अब बात करते हैं प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो प्रोटॉन पे प्लस में होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो देखो जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे है, बट साइन वाइज कैसा है, निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों चार्जेज अपना सेम है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारी डाटा याद रखना बाबू, ठीक है, ये दोनों डाटा आपको याद रहनी चाहिए चीज़ें, तभी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे तो बना पाओगे। अब चलो अब समझते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, निगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब देखो अभी तीनों बॉडी में होता क्या है ये समझते हैं। देखो अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, अब हमें पता है पॉजिटिव चार्ज कौन होता है, प्रोटॉन। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी का ये मतलब नहीं कि उसके पास सिर्फ प्रोटॉन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी बॉडी है, कोई भी मास है हमारे पास, तो उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, क्योंकि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो कभी भी पॉजिटिव चार्ज का मतलब सिर्फ, अगर कोई बॉडी को हम बोलते हैं कि एक बॉडी है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इसका कतई मतलब नहीं है कि उस पर सिर्फ प्रोटॉन है, ध्यान देना है ना, सिर्फ प्रोटॉन कभी नहीं। क्यों, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन भी है, एटम से बना है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन होगा, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, जितना प्रोटॉन पे प्लस में चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे क्या ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा होगा। क्यों, अच्छा अब जरा बताओ, प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उतना ही नेगेटिव, तो मैं बोलूं कि इस बॉडी पे प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वाला ज्यादा, निगेटिव वाला कम, तो बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह निगेटिव चार्ज बॉडी, तो निगेटिव पार्टिकल कौन है अपने पास, इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्या कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मतलब क्या, उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते क्या, होते हैं, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है, बॉडी तो है मतलब मास है, मास है मतलब एटम है, एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इट मीन चार्ज है, बट नेट चार्ज जीरो है। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ऐसा नहीं होता कि चार्ज नहीं होता है, चार्ज होता है, नेट चार्ज क्या होता है, जीरो, ठीक है, नेट चार्ज होता है जीरो। नेट चार्ज जीरो कहने का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जरा ध्यान से देखो, मैं बोलूँ एक बॉडी पे 10 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज कितना, जीरो, क्योंकि जितना प्लस में हो गया, अगर 10 प्रोटॉन प्लस में है तो 10 इलेक्ट्रॉन माइनस में मिलके क्या कर दिया, जीरो। तो बॉडी पे नेट चार्ज जीरो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, समझ गए। तो आई होप पॉजिटिव चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। मैं इधर आगे बढ़ता हूँ, जहाँ भी नोट्स की जरूरत लगे वहाँ स्क्रीनशॉट बोर्ड से तुम लोग लेके रख लेना और बाद में कॉपी पे लिखना वीडियो पॉज करके। चलो अब देखो, अब हम चाहते हैं कोई एक बॉडी को, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ध्यान देना, ये बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये बॉडी कैसा है, निगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ, मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी अभी आपको बताया। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ये रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इस बॉडी को निगेटिव चार्ज बना दूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, इस बॉडी को निगेटिव चार्ज बनाऊँ। तो निगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, जरा बताओ। निगेटिव चार्ज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, निगेटिव चार्ज बनाने के लिए हमको यहाँ से इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। अगर सोच के देखो, बाहर से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन उठा के इसके अंदर डाल दूँ, सपोज छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो, हालांकि बहुत कम है, मान लो कि 100 प्रोटॉन थे और 90 इलेक्ट्रॉन थे,
मान लेते हैं, बहुत हालांकि बहुत डिजिट छोटा है लेकिन समझने के लिए कर लेते हैं कि इस बॉडी पे 100 प्रोटॉन और 90 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो बॉडी कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अब मैं चाह रहा हूँ इस बॉडी को निगेटिवली चार्ज बनाओ, तो मुझे किसी भी तरह इस नंबर को 100 से ज़्यादा करना होगा। सपोज मैंने 20 इलेक्ट्रॉन ऐड करा, 20 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही अब इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 110 इलेक्ट्रॉन। क्या बॉडी 100 पॉजिटिव और 110 निगेटिव चार्ज, 110 हो गया निगेटिव चार्ज, तो क्या बॉडी निगेटिवली चार्ज हुआ, बिल्कुल हुआ। तो क्या होगा, किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को निगेटिव चार्ज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन ऑन इट, मुझे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन देना होगा। लिख लेना इस बात को कि टू मेक एनी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी निगेटिव चार्ज, वी हैव टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन ऑन इट, समझे। अच्छा, अब आते हैं नीचे इस पे, मान लो इस पे, इसका मतलब क्या है, मैंने अभी बताया निगेटिव चार्ज का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। मान लो इसमें भी एग्जांपल मान लो कि 100 प्रोटॉन था और 90 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन था और 90 प्रोटॉन था। ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब मैं चाह रहा हूं कि इस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाए, तो सबसे पहले बच्चों के दिमाग में क्या आंसर आता है, उसके मन में आंसर ये आता है कि प्रोटॉन की नंबर बढ़ा दो, प्रोटॉन की नंबर ऐसा कर दो कि 100 से ज़्यादा हो जाए, है ना, 100 से ज़्यादा 20 कर दिए तो हो गया, जो कि बिल्कुल गलत है, गलत है। हम प्रोटॉन को, इसमें ध्यान देना, प्रोटॉन को कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते। सबसे काम की बात, प्रोटॉन को, किसी भी बॉडी पे प्रोटॉन को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक एटम के अंदर प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर बहुत लार्ज फोर्स से, बहुत ह्यूज फोर्स से वो बंधा होता है, तो एक प्रोटॉन को बाहर निकालना इतना आसान नहीं होता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। तो हम प्रोटॉन को किसी बॉडी पे मूव नहीं करा सकते, तो ध्यान देना। तो फिर क्या करेंगे, हमें इस बॉडी को बनाना है पॉजिटिव चार्ज। तो एक काम तो कर सकते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो किसी भी तरीके से तो हमें क्या करना होगा, इस प्रोटॉन की नंबर को बढ़ाना होगा, और प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते। एक काम हम लोग कर सकते हैं, वो क्या है, इस बॉडी से सपोज मैंने 20 इलेक्ट्रॉन को बॉडी से निकाल दिया, 20 इलेक्ट्रॉन बॉडी से निकाल दिया, अब बॉडी के पास कितना रह गया, 80 इलेक्ट्रॉन। अब निगेटिव चार्ज 80, पॉजिटिव चार्ज 90, क्या बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुआ। तो ध्यान देना, किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को नेगेटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए हमें उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। क्लियर। तो ये रहा बेसिक चार्जेज के बारे में सब कुछ। कुछ और प्रॉपर्टीज है चार्जेज की जो हम लोग पढ़ेंगे, तो कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, फिर मैं आगे इसमें करता हूँ। चलो मैं पूरा मिटाता हूँ। हाँ तुम लोग देखना, जहाँ भी जरूरत हो वीडियो पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना और कॉपी पे अच्छे से नोट्स बनाना। और कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डाउट्स बताने हैं, या जो बच्चे अपने क्लासरूम से जुड़े हुए हैं, जिनके पास हमारा नंबर है, वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करें, मैं सबके डाउट क्लियर करूँगा। हाँ अच्छा, ये तो अपना पहला वीडियो फिजिक्स का। अभी अभी आप लोग 9 से आए होंगे, है ना, तो 9 से आए होंगे, तो अब थोड़ा और प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि हमारे पास लॉकडाउन जैसी समस्या हो गई, ये कोरोना वायरस के चक्कर में। तो क्या करोगे, तो इस टाइम का घर पे तो रहना ही हमें, है ना, घर से निकलना है नहीं, घर पे रहना मजबूरी है। और मैं जान रहा हूँ आप लोग का मन लगता नहीं होगा घर पे, है ना, ऐसे छुट्टी चाहिए होता है, लेकिन अब छुट्टी ज़्यादा हो गया, अब छुट्टियों से भी आपका मन भरा होगा। तो करना क्या, हमें इस टाइम का बहुत तरीके से यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करेंगे इस टाइम का, तो देखो अभी घर पे रहना और लंबे टाइम घर पे रहना, किसी को नहीं पता कब लॉकडाउन टूटना है। तो इस टाइम को यूटिलाइज ऐसे करना है कि आप पूरे टाइम फ्री हो घर पे, तो क्यों ना यही 1-2 महीने के अंदर हम लोग बहुत मैक्सिमम सिलेबस कवर कर ले, ताकि स्कूल क्लासेज भी खुले। क्योंकि देखो जब स्कूल क्लासेज खुलेगी तो ऑलरेडी सेशन हमारा लेट हो चुका होगा, तो लेट सेशन होगा तो सिलेबस हो सकता है जल्दी खींचेगा। तो आप समय को घर पे यूँ ही वेस्ट नहीं करें, आप यूँ समझ लो कि आपको क्लास करना है ना। और क्लास करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन क्लासेज करो, बहुत सारे ऑप्शंस है ना, ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आप लोग को पता भी होगा। आराम से सारे सब्जेक्ट के, तुम्हारा जो भी मैथ साइंस है ना, मैथ साइंस इंग्लिश जो भी है, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर दो। अब बात आती है बुक्स नहीं मिल रहा है सर, 10th का बुक हमारे पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक की ऐप आती है ना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका सिलेबस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये बातें ध्यान रखना, है ना। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना कि साइड बुक उठाते हैं, ठीक है, साइड बुक पढ़ना गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बातें पढ़िए। अब साइड बुक में क्या होता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी रखी है जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा पढ़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बस ये बता दे रहा हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट
जो भी टॉपिक एनसीईआरटी के अंदर नहीं है वो आपके एग्जाम में नहीं होगा, भले कितना ही वो साइड बुक में दे दे। तो आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर कोई टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं आता है, समझ गए ना। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी, तो आपको पढ़ना है एनसीईआरटी और कोशिश यही करो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ो और साइड बुक को कैसे पढ़ो, जहाँ प्रॉब्लम आए कॉन्सेप्ट में वहाँ साइड बुक पढ़ो, साइड बुक से क्वेश्चंस बनाओ, समझ गए। तो मैं भी जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ और मैं एनसीईआरटी को ही फुल्ली फॉलो करूँगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा, थ्योरी नोट्स लिखवाऊंगा और उस पर बेस सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ गए। तो हमें पढ़ना है, इस समय का यूटिलाइज करिए, है ना। 2 से 3 घंटे आप क्लास देखा करें ऑनलाइन और फिर 2 से 3 घंटे की सेल्फ स्टडी करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें कवर करो, है ना। चलो यूटिलाइज करना है हमें समय को। अब आते हैं अगला टॉपिक हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज क्या है हमारा, तो सबसे पहला चार्जेज जो आप लोग को पता ही है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, समझ गए। तो प्लस और प्लस चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर कहानी, पहला प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं है, सेम चार्जेज जो होगा सेम नेचर का चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन। क्लियर। सेकेंड चार्जेज आर कंजर्व्ड, चार्जेज आर कंजर्व्ड, ठीक है। कंजर्व कहने का मतलब क्या है कि हम ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारे यूनिवर्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ द चार्ज फिक्स है। हम क्या कर सकते हैं फिर, हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसको सबसे अच्छा फील लेना, तो देखो अपने हाथ को ऐसे से रब करते हैं, ऐसे जैसे ही रब करा हमें हीट महसूस हुआ, क्या हीट महसूस, ये हीट कहाँ से आया, तो बेसिकली हमारे हाथों पे पड़ा कुछ इलेक्ट्रॉन इस हाथ से इस हाथ में ट्रांसफ़र हुआ। तो बेसिकली ये चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जब भी हम दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफ़र होता है, यही चार्ज के ट्रांसफ़र के कारण हमें हीट महसूस होता है। तो सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हुआ। दूसरा, सूखे बालों में जब कंघी करते हैं हम तो चिट चिट सा आवाज़ आता है ना, कभी फील करोगे, तो वो क्या है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ड्राई हेयर है तो फ्रिक्शन लगता है, उस फ्रिक्शन के कारण एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। तो ध्यान रखना, इसमें एक लाइन और चाहो तो ऐड करना, चार्जेज आर कंजर्व्ड, है ना। इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इन एन यूनिवर्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझ गए। तो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो ये रहा अपना, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो एक प्रॉपर्टी और है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब भैया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब समझो, जैसे ऐसे मैं सिंपल बोल रहा हूँ, Q नेट चार्ज ऑन बॉडी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्जेज। Q नेट चार्ज, Q का मतलब क्या हो गया, नेट चार्ज, नेट चार्ज, N का मतलब इंटीजर और E का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब जो फंडामेंटल। तो किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। इसका क्या मतलब है, इसको और अच्छे समझते हैं। सपोज अपने क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, क्लासरूम के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोलूँगा 50 स्टूडेंट्स हैं। जरा सोच के देखो, मैं बोलूँगा 50.5 स्टूडेंट्स है, ऐसा बोलता हूँ मैं 50.5, है ना, 50.5। क्या इस स्टूडेंट, इसका कोई मतलब 50.5 का मतलब होता है 50.5, 50 एंड हाफ, मतलब 50 स्टूडेंट तो समझ आता है भैया कि 50 स्टूडेंट्स कहाँ से आए, ये आधा स्टूडेंट कहाँ से आएगा। तो ये स्टेटमेंट ही हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि स्टूडेंट की बातें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 4.5, 3.5, 4.5 एंड 4.5 स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट की बात जब मैं करता हूं तो 1 स्टूडेंट इज द फंडामेंटल पार्टिकल। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है सबसे फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। तो किसी भी बॉडी पे या तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 20 इलेक्ट्रॉन होगा, 50 इलेक्ट्रॉन होगा, 50 लाख इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन होगा। कभी भी हम 10.5, 10 एंड 1/4 ऐसे स्टूडेंट्स की ऐसे चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी किसी बॉडी पे फ्रैक्शन में चार्ज की वैल्यू आए तो वो पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शन में चार्ज की वैल्यू कहने का मतलब फंडामेंटल चार्ज के फ्रैक्शन के मल्टीपल में हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बस सिंपल है, नेट चार्ज ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्लस माइनस NE। बहुत सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं इसमें। चलो, तो ये रहा हमारा प्रॉपर्टीज
चार्जेज का, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है तो उसको पढ़ना, जो बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था वो मैंने आप लोग को बताया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। इसमें लिखना हो तो लिखो, मैं बोल रहा हूँ। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। अब चलो, अब छोटी सी बात और बताता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा क्योंकि जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे तो बस हल्का सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज, इट इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज in which it exert force on another charge, ठीक है। तो किस, जैसे एक चार्ज पड़ा हुआ है Q, इसके आसपास एक रीजन होगा। मान लो इस चार्ज से बहुत दूर ले जाके एक दूसरा चार्ज प्लस Q रखें, तो इन दोनों के बीच ये प्लस इन दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन। लेकिन क्या इस चार्ज को मैं बहुत दूर ले जाके रख दूंगा तो ये इसको रिपेल करेगा? क्या नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? ठीक वैसे ही जैसे मैंने एक मैग्नेट ले रखा है, सपोज ये मैग्नेट है और यहाँ आयरन रखा है, तो दोनों को पास पास रखा, अट्रैक्शन फोर्स लगा। सपोज यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इस आयरन के टुकड़े को रख दूँ और ये मैग्नेट यहाँ है, क्या तब भी फोर्स लगाएगा? क्या नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा, आपको भी पता है फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि ये जो मैग्नेट है इसके आसपास एक रीजन होता है, उस रीजन में जब तुम जाओगे, कोई आयरन पीस को लेके जाओगे, तब वो आयरन पीस एक्सपीरियंस करेगा। समझ गए? तो ठीक वैसे ही ये चार्ज, इस चार्ज पे कोई जरूरी नहीं कि फोर्स लगाएगा ही, रिपल्सिव या माइनस होता है तो अट्रैक्टिव। समझे? ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसके लिए इस चार्ज को कहाँ आना होगा? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। इस, अगर मान लो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो ये करना हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिखता नहीं है। जैसे मान लो हमें इस मार्कर को उठाना है, यहाँ से यहाँ प्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा? फिजिकली जाके ऐसे उठाऊँगा। लेकिन मैं इस मार्कर को यहाँ छोड़ता हूँ और अपने आप मेरे हाथ में आ गया, अपने आप है। कोई लेके आया क्या? तो कौन सा फोर्स लगा? फील्ड फोर्स। वो फील्ड फोर्स कौन लग रहा है? अर्थ की ग्रेविटी, जो फिजिकली टच नहीं करेगा, फील्ड है ना, जो हमें दिखता नहीं है, वो फील्ड यहाँ से इस मार्कर को अपने आप नीचे लेके आ जाता है। स्पेस में हम इस मार्कर को छोड़ते तो ये तैरता रहता, नीचे नहीं आता। समझ गए? तो ठीक वैसे ही एक चार्ज के आसपास हमें दिखता नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके अंदर जब कोई चार्ज आता है तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है? तो ये नॉलेज के लिए आपके है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट नॉलेज पर्पस ऑफ पॉइंट से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। बाकी फिर 12th क्लास में हम लोग बहुत सारा देखेंगे इसमें। और फिर आता है अब कूलम्स लॉ। अगेन मैं कूलम्स लॉ की भी बात करूं तो सारे साइड बुक के अंदर आपके कूलम्स लॉ दे रखे हैं, समझ गए। लेकिन एनसीईआरटी में कूलम्स लॉ नहीं है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम भी आपका कूलम्स लॉ नहीं पूछेगा, बट स्टिल सारे बुक में दिया हुआ है और सब लोग पढ़ाते हैं, तो मैं भी बता देता हूँ कूलम्स लॉ क्या होता है। छोटी सी चीज़ है, देख लो, है ना। हमने क्या पढ़ा? कूलम्स लॉ, ठीक है। एनसीईआरटी बुक को बार बार पढ़ना। एनसीईआरटी बुक मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो पढ़ने में मज़ा आता नहीं है। साइड बुक बहुत रंगीन, बहुत अच्छा सा होता है, एकदम चिकना चिकना पेज होता है, तो तुम्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता है उसको देखने में। एनसीईआरटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी मान के चलो, जितने भी टॉपर होते हैं वो एनसीईआरटी या जितने भी आपके टीचर्स होंगे वो एनसीईआरटी को प्रीफरेंस देते हैं। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक। आपको उसको पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ने की आदत लग जाएगी ना, तो आपके अंदर होता क्या है कि एनसीईआरटी में जो चीज़ें 4-5 लाइन में दे रखा है उसको साइड बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा में एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, तो एनसीईआरटी में कहूँगा बार बार पढ़ो, है ना। साइड बुक भी पढ़ो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, बट एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़िए, अच्छा स्किल डेवलप होगा आपके अंदर। कूलम्स लॉ, अब देखो हमने क्या पढ़ा? प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, प्लस माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ एक फोर्स से तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि जैसे ये है आराम से दोनों के बीच रिपल्सन हो। सपोज ये दोनों, मेरा हथेली जो है ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो आराम से रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। मैं इस पर चार्ज बढ़ाता हूँ एकदम से तेज़ी से, एकदम से तेज़ी से रिपल्सन, इसमें दोनों में रिपल्सन हुआ। जब मैंने ऐसे करा ये भी रिपल्सन है और ये भी रिपल्सन है। फ़र्क क्या है? फोर्स का। एक बहुत ज़्यादा फोर्स से रिपेल हुआ है,
एक बहुत कम फोर्स से रिपेल हुआ है, समझे। तो देखो, तो इसी के लिए कूलम साइंटिस्ट आते हैं और वो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला जिसको लॉ बोलते हैं, और लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता है, लॉ एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। तो उन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट करा, दो चार्ज को, मान लो ये प्लस माइनस चार्ज को रखा कोई r डिस्टेंस पे, r1 डिस्टेंस पे रखा, तो उन्हें फोर्स की कुछ वैल्यू मिली होगी दोनों के बीच, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। उन्होंने क्या करा, चार्ज के मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया, मतलब पहले अगर सपोज 2 कूलम रहा होगा तो अब 20 कूलम कर दिया। तो जैसे उन्हें चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया, उन्होंने देखा कि दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ाए फोर्स बढ़ गया। उन्होंने इस चार्ज की वैल्यू को भी बढ़ा दिया, इसको भी मान लो 4 कूलम रहा होगा, 40 कूलम कर दिया, फोर्स और बढ़ा। तो जैसे जब वो चार्ज की वैल्यू बढ़ाते फोर्स बढ़ता, चार्ज की वैल्यू घटाते फोर्स घटता। इसका मतलब उन्होंने क्या लगाया कि अच्छा, चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली। सपोज दिस इज Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज है, तो F इज इक्वल टू Q1 Q2, मतलब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे फोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट करता है। डायरेक्टली डिपेंडेंट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो हमने भी तो वही देखा कि जैसे ही चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा फोर्स बढ़ा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब उन्होंने क्या करा, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाया R2, चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वैल्यू को ही रखा, डिस्टेंस बढ़ाया। डिस्टेंस बढ़ाया तो उन्होंने देखा दोनों के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो घट गया। डिस्टेंस को और बढ़ाया, फोर्स और घट गया। तो यहाँ से उन्हें ये पता चला कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ध्यान रखना, इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। तो इन दोनों को कंबाइंड करके उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना बाबू, के इज क्या, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जब भी हम एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो के कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। कूलम्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं, है ना। कूलम्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू तुम्हें अभी ज़्यादा नहीं सोचना है के बारे में, बस के इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। आपको के की वैल्यू याद रखना है। अगेन मैं कह रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में कूलम्स लॉ पे सवाल नहीं आएंगे। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना पता होना चाहिए। 12th में भी हम लोग ये पढ़ेंगे। तो ये एफ क्या है, फोर्स, किसका फोर्स, दो चार्जेज के बीच लगने वाला, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, दो चार्जेज के बीच लगने वाला फोर्स। उसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या था, के की वैल्यू हमें पता है, Q1 पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, Q2 दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड, आर स्क्वायर, आर इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज। आई होप कि आपको कूलम्स लॉ क्लियर हुआ होगा। तो आज चूंकि फर्स्ट वीडियो है, आज इतना ही रखता हूँ, कल इसके आगे करूँगा, ठीक है। आप इसको तब तक रिवाइज करिए, NCERT के पहले 1-2 पेज पढ़ना।